समर एनिमे 2024 इस सीजन में एयर होने वाले एनिमे जुलाई से लेकर अक्टूबर तक एयर होते हैं। मैं हर सीजन के स्टार्ट और एंड में एक एक वीडियो बनाता हूं और मैंने सोचा है कि मैं इन दोनों वीडियोस में एक सेपरेशन लाऊं। सो हम इस स्टार्ट वाली वीडियो में एनिमे के एक एक एपिसोड देखकर सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन बनाएंगे। इस बल्बासौर की कसम सेकंड एपिसोड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लिस्ट लंबी है क्योंकि ये सीजन पिछले दोनों सीजन से कई ज्यादा पैक्ड है और मैंने ट्राई भी कुछ ज्यादा ही कर लिए हैं। तो बिना विलंब किए वीडियो शुरू कर देते हैं। लेट्स गेट ऑन। तो इस वीडियो में तो हम एक ही एपिसोड डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर तुमको ऑनगोइंग एनिमे पर वीकली डिस्कशन चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम हमारा पॉडकास्ट चैनल चाय विद सेनपाई चेकआउट करो, जहां हम ऑफलाइन पॉडकास्ट में एनिमे इंडस्ट्री एंड वीब स्टफ को डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी 3 एपिसोड्स पोस्ट कर चुके हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन द फन। So like any other season, ये सीजन भी चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन एक चीज से मुक्त नहीं है, ट्रैशी इसेकाई with really long names। तेरा फेवरेट एनिमे क्या है ब्रो? Oh, it's called Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low level spells. Oh, अच्छा, तो मेरा एक सवाल है, ये Failure Frame I became the strongest and annihilated everything with low level spells. हाँ वही, उसमें इतना खास क्या है? अरे क्या बताऊं, Failure Frame I became the strongest and annihilated। बस करते हैं वरना वीडियो ऐसे ही 12 मिनट की हो जाएगी। Let's start with returning titles, जिसमें पहले आ जाता है Tower of God सीजन 2। एक बार की बात है, लंबे समय पहले प्राचीन काल में, जब जुजुत्सु काइसेन एयर होना शुरू भी नहीं हुआ था, एक एनिमे आया था जिसको लोग अगला हंटर बोल रहे थे, टावर ऑफ गॉड। एनिमेटेड बाय टेलीकॉम एनिमेशन फिल्म, इस एनिमे की आर्ट एंड एनिमेशन काफी ज्यादा स्टैंड आउट किए थे और सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। ये क्रंचीरोल ओरिजिनल्स का पार्ट था जिसमें उन्होंने गॉड ऑफ हाई स्कूल, टावर ऑफ गॉड एंड नॉबलेस वेबटून्स की एनिमे एडेप्टेशंस की थी। एंड माइंड यू, क्रंचीरोल अपने प्लेटफॉर्म चेंजेस सिर्फ शुरू ही कर रहा था। इट वाज नॉट इवन लॉन्च्ड इन इंडिया बैक देन। और अब जब क्रंचीरोल ने इंडिया में अपने पैर अच्छे से जमा लिए हैं, इट इज बैक विद द सीजन 2 ऑफ टावर ऑफ गॉड। इस बार स्टूडियो और डायरेक्टर दोनों में ही चेंज है। इसको एनिमेट कर रहा है द आंसर स्टूडियो, जिसने कुछ शिनकाई प्रोजेक्ट्स को भी प्रोड्यूस किया है। एंड डायरेक्टर ताकेउची ने भी योर नेम, गार्डन ऑफ वर्ड्स एंड अकीरा जैसे शानदार प्रोजेक्ट्स में की एनिमेशन की है। सो वी कैन एक्सपेक्ट ग्रेट एनिमेशन दिस सीजन एज वेल, एंड दैट्स ऑल वेल एंड गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज Who the fuck remembers this anime? तुम में से कितनों ने तो इसका फर्स्ट सीजन देखा भी नहीं होगा, because let's be real, most of you 2-3 साल पहले ही एनिमे फैंस बने हो, और जिन्होंने देखा भी है उन्हें भी क्या घंटा याद है कि फर्स्ट सीजन में हुआ क्या था। The only thing I remember is ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। To be honest, मैंने सेकंड सीजन देखना शुरू किया और मिडवे रियलाइज किया कि ये कौन है और ये कौन है और ये क्या चल रहा है यहाँ पे। Where is lip balm? I really need to watch season 1 again. Anyways, at least Oshinoko season 2 is on time, and my god, what a beginning! I mean, did you watch the first episode? Starting की stage performance ही इतनी eye catching थी that I was impressed. इसको एक real stage play की तरह present किया गया, जिससे ऐसी feeling आई कि मैं actually एक audience की तरह ही उसे देख रहा हूँ। Season 1 के second half में मुझे ऐसा लगने लगा था कि story उस pace पर या उस direction में proceed नहीं कर रही है जिसमें मैं चाहता हूँ, और ये first episode भी मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं दे रहा है। Mystery को एक बेसलाइन बना के रख दिया गया है एंड इनको दिखाना एक्टिंग एंड मीडिया इंडस्ट्री ही है। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन इट एनीमोर, बट आई गेस आई विल कीप वॉचिंग फॉर द अमेजिंग एनिमेशन एंड आर्ट डायरेक्शन। आई मीन द क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी ऑफ विजुअल्स इज जस्ट ऑन अनदर लेवल। रिटर्निंग शोज में मैंने इतना ही देखा है, अब हम मूव करेंगे न्यू शोज पर। आई एम सॉरी स्लाइम पीपल, मैं तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। जिस दिन मेरे हाथ में स्लाइम आ जाएगा शायद मैं स्लाइम देख लूं, बट फॉर नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू शोज विद no particular order. The Osan newbie adventurer trained to death by the most powerful party became invincible. Already starting with a big ass name. पेश है एक brand new anime, एक brand new concept के साथ। आपका स्वागत है इस fantasy world में जहां हमारा बेचारा MC magic use नहीं कर सकता। But no worries, इसको compensate करने के लिए उसने बहुत ज्यादा train किया है और immense physical strength develop की है। And now he is actually overpowered, actually too OP for this world. We have definitely never heard of anything like this ever before. और इस सीजन तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी एयर नहीं हो रहा है। गाइस देखो, सब कुछ बढ़िया है, कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश, एकदम ओरिजिनल है, ठीक है। बस एक चीज़ रहती है, बताओ क्या वो चीज़, बताओ। रिलेटेबिलिटी, है ना।
तो अब हम हैरी पॉटर तो देखो कॉपी कर नहीं रहे हैं जो अपने आप पॉपुलर हो जाएगा. वी नीड समथिंग जो रिलेटेबल हो, जो ज़्यादा मासेस तक पहुंच सके. सो कैन यू सजेस्ट समथिंग रिलेटेड? ओह यस यू बोलो. मैं हाँ तुम बोलो. सर क्या हो अगर हम प्रोटैगनिस्ट को एक मिडिल एज आदमी बना दें? हाँ, जो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है अपनी जॉब को छोड़ के. कितना रिलेटेबल हो जाएगा ना सर. क्या बात, ये हुई ना बात. ये ऐसे आती है रिलेटेबिलिटी. क्या बात, बढ़िया, बहुत बढ़िया. तुम्हारा प्रमोशन पक्का. सीखो, बाकी लोग इससे कुछ सीखो. शिट, इस बार फिर मेरा नहीं हुआ. सो हाँ, कुछ ऐसा ही है ये एनिमे. नॉट बैड बट नथिंग स्पेशल ईदर. फर्स्ट एपिसोड एंजॉयबल था एंड इसको एक कॉमेडिक अप्रोच के साथ हैंडल किया जा रहा है विद अ हिंट ऑफ पैरोडी व्हिच सीम्स ओकेश फॉर नाउ. लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट को एकदम सीरियसली लेता है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड. जब मैंने पहली बार एनिमे देखना शुरू किया था तो मेरे मन में एक ख्याल आया था, एनिमे के इस अनंत भंडार में कोई तो एक एनिमे होगा जिसमें मैजिक होगा, एक वास्ट वर्ल्ड होगा, लोग छड़ी से मैजिक करते होंगे, जिसकी स्टोरी एंड कैरेक्टर्स रिच होंगे, जो हैरी पॉटर जैसा होगा. एंड फाइनली उम्र भर के इंतजार के बाद वी हैव द हैरी पॉटर एनिमे. मेन कैरेक्टर के ग्लासेस, काले बाल वाला टीचर, पेट्स, आसमान का प्रोटेक्शन और ओवरऑल एनवायरनमेंट एंड फील 100% हैरी पॉटर की याद दिलाता है. नाउ वैसे तो चोरी करना बुरी बात होती है, बट अगर मुझे इससे और हैरी पॉटर एक्सपीरियंस करने मिले तो क्यों नहीं. With an amazing animation and overall production value, this anime looks beautiful. इन buildings को देखो, hallways को देखो, characters को देखो, fights में fluidity देखो. Honestly, अगर सिर्फ animation ही judgment का criteria हो तो ये इस सीजन के टॉप शोज में जाएगा. पर स्टोरी भी कुछ होती है मेरे दोस्त. एंड अनफॉर्चुनेटली स्टोरी के मामले में ये काफी टिपिकल लग रहा है. MC तुम्हारा वही अंडरडॉग है जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वो नंबर 1 है. उसका एक लॉन्ग टर्म ड्रीम है. अपने बचपन की दोस्त को उसने प्रॉमिस किया था कि वो समथिंग स्ट्रॉन्गेस्ट बनेंगे. वो तो बन गई, बट ये झोलू राम ऐसे ही रह गए. या टोटली ओरिजिनल. ऑनेस्टली शो का वाइब अच्छा है. इट मे बी फिल्ड विद क्लीशेज बट इट डज एवरीथिंग कन्विंसिंगली. एंड अगर ये जस्ट एक गुड एनफ स्टोरी प्रेजेंट कर पाए देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. मार्शल मैजिक एंड मसल से भी मेरी काफी उम्मीदें थी, बट एक पैरोडी होने के बावजूद वो मुझको उतना इंप्रेस नहीं कर पाया था. बट इस सीजन का पैरोडी एनिमे मुझे काफी पसंद आ रहा है, सिंपली बिकॉज इट इज जस्ट अ बिजार एंड वियर्ड एनिमे व्हिच डज नॉट होल्ड बैक anywhere. My dear friend Nokotan and oh dear Lord, ये एनिमे कुछ भी करता है. कुछ भी मतलब कुछ भी. स्टोरी फॉलो करती है एक लड़की तोराको को, जो वैसे तो बहुत प्रॉपर मिस प्रेसिडेंट ऑफ द स्कूल एक्ट करती है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी एंड पास्ट डिलिंक्वेंसी से भरा है. उसे मिलती है नोको शिकानोको. ऐसे Quite an entrance. Now ये ऐसी क्यों है और वहाँ क्या कर रही है? It doesn't matter. It is just a random gag about suicide and manipulation. And apparently वो delinquency को भी sense out कर सकती है. Wit Studio handled this gag humor really well, and I think we are in for a very fun anime which will get a lot of memes made on it. Simply because it is going to take a lot of shots on other anime. एनिमे के ट्रोप्स का मजाक उड़ाना, रैंडमली डेडपूल और गिंतामा की तरह दूसरे एनिमे टाइटल्स को मेंशन करना, पैरोडी करना, फोर्थ वॉल ब्रेक करके डायरेक्टली व्यूअर्स से बात करना एंड CGI डियर्स को रैंडमली इंक्लूड करना. What? ये क्यों? इसका ओपनिंग ट्रैक एकदम क्यूट, कैची एंड वाइल्ड है एंड सब लोग उस पर डांस कर रहे हैं. Honestly, the marketing department of this anime has done a fantastic job. They even got me to promote it without even paying me. वाइल्ड एंड बिजार की बात हो ही रही है तो हमारे सामने एक काफी बिजार टाइटल आया है, डेज विद माई स्टेप सिस्टर. और टाइटल पढ़ के मैं भी वही सोच रहा था जो इस समय तुम सोच रहे हो. बस यही दिन देखना और बाकी था. इतनी गिर चुकी है इंसानियत. साला इन जापानियों का ये ब्रदर सिस्टर उनीचान ऐसी ये खत्म ही नहीं हो रहा है. सिस्टर कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं होता सालों का. 義理の兄というのはただの他人だ。 थैंकफुली वैसा कुछ भी नहीं था. ऑन दी ऑपोजिट साइड ये स्लो एंड सॉम्बर पियानो म्यूजिक के साथ ओपन होता है विद अ सीरियस मोनोलॉग ऑन द कॉन्सेप्ट. द टाइटल में साउंड वाइल्ड, ऑब्वियसली स्टेप सिस्टर एंड रोमांस ये दोनों चीजें एक साथ होनी ही नहीं चाहिए, बट आई थिंक दैट इज इंटेंशनल ताकि तुम्हारे और हमारे जैसे लोगों का ध्यान उस पर जाए. और अटेंशन लेने के बाद ये एनिमे स्टोरी को एकदम जेन्युइनली अप्रोच करता है. यूता एक नॉर्मल यंग सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपने डैड के साथ रहता है. एक दिन उसके डैड डिसाइड करते हैं एक औरत के साथ मूव इन करने का जिसकी एक सेम एज की बेटी है जो सेम ही स्कूल में पढ़ती है, और ऐसे ये दोनों स्ट्रेंजर्स से स्टेप सिबलिंग
सिबलिंग्स बन जाते हैं और ये एनिमे बस इनके एक साथ मूव इन करने और एडजस्ट करने जैसी चीजों को ही दिखाता है, जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और काफी सॉफ्टली बोलते हैं। रियलिस्टिकली दो लोग ऐसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे ये एनिमे वही दिखाने की कोशिश करता है। दिस एनिमे एक्चुअली प्लेड अस। It pretended to be a problematic edgy anime but then flipped us by being a genuine and heartfelt take on the matter. खैर अब रोमांस की साइड आ ही गए हैं तो पेश है आलिया, who sometimes hides her feelings in Russian। तो ये लड़की हाफ जापानीज एंड हाफ रशियन है। She is beautiful and a baddie। लड़कों को ये मुंह नहीं लगाती है पर इसकी क्लास में एक लड़का है जो इसे पसंद है। She is a सुंदरे दो, सो वो टफ एक्ट करती है पर अंदर ही अंदर she is a पुकी। वो अपने दिल की बातें बोलती है लेकिन रशियन में, ताकि उस लड़के को कुछ समझ ना आए। क्या बोली तू? कुछ नहीं, बस ये बोली कि कितना बेवकूफ आदमी है तू, सुधर जा, अभी भी टाइम है। ओह अच्छा, ऐसा क्या? ये पागल लड़की, ऐसे हार्ट अटैक मत दिया कर, सब समझ आता है मुझे। इन अ नटशेल ये एनिमे कुछ ऐसा है, लड़के को रशियन आती है और लड़की को ये बात नहीं पता है और वो अपने दिल की बातें बोले जा रही है। दिस गिव्स रूम टू दिस पैसिव अग्रेसिव कॉमेडी जो मुझे काफी पसंद सी आ गई है, स्पेशली आफ्टर कागुया-सामा लव इज वॉर। इस तरह का ड्रामा एक अलग ही एंजॉयमेंट देता है एंड सब कुछ ठीक था, बट व्हाई डिड द एपिसोड गो हार्ड विद द फूड फिटिश? मुझे कुछ काम याद आ गया गाइस, मैं आता हूं। वैसे मेरे को एक बात बताओ, ये ओपनिंग ट्रैक में बिकनी और कॉस्प्ले शॉट्स क्या कर रहे हैं? आई मीन ये एनिमे तो कॉस्प्ले के बारे में है भी नहीं। शिट। फैन सर्विस इज ऑन पीक मैन। लड़के को रशियन आती है क्योंकि बचपन में उसकी एक क्रश थी जिसके लिए उसने रशियन सीखी थी, यानी दूसरी लड़की के आने के चांसेस भी हैं एंड ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में एक लॉन्ग टर्म फ्रेंड और है जो इसमें इंटरेस्टेड है। सो द साइंस ऑफ अ हारेम आर रियली अलार्मिंग। हारेम से याद आया सूडो हारेम। सूडो का मतलब होता है फेक और ये बात मुझे तब पता चली थी जब मैं 12वीं में था। आई डोंट नो तुम इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे, बट यस दिस इज फेक हारेम। नाउ फेक हारेम का मतलब क्या हुआ? वेल ये एनिमे एक लड़की के बारे में है जिसको एक्टिंग में इंटरेस्ट है और वो ड्रामा क्लब ज्वाइन करती है। शी प्लेज डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ हर ओन विद दिस बॉय इन अ फ्लर्टी काइंड ऑफ वे, सो दिस गाय इज एंजॉयिंग मल्टीपल गर्ल्स विद द सेम गर्ल, हेंस हारेम बट नॉट अ हारेम, एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ हारेम दैट्स एक्सेप्टेबल। ये एनिमे शॉर्ट स्टोरी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी छोटे छोटे बिट्स, सिचुएशंस एंड जोक्स को ही दिखाता है एंड कोई खास ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता, यानी कि आप इसको कैजुअली एंजॉय करने के लिए देख सकते हैं, जस्ट लाइक ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। नाउ पिछले दोनों एनिमे के नाम सस थे बट वो अंदर से डिसेंट थे, बट इस अगले वाले का तो नाम भी सस है और ये अंदर से तो और भी ज्यादा सस है। मेड बाय द लॉर्ड ऑफ एची एनिमे जेसी स्टाफ, ये एनिमे फॉलो करता है हाई स्कूल स्टूडेंट मासामुने ओकुमुरा को। ये एक लौता मेल प्रोटैगनिस्ट है जो खुद के ही शो में 5th पोजीशन पर क्रेडिटेड है, क्योंकि उसके पहले आती हैं 4 लड़कियां जो उसके लिए हारेम क्रिएट करेंगी। पर इस आदमी को रियल गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही ओनली वांट्स 2D गर्ल्स, द अल्टीमेट लूजर स्टार्टर पैक टू बी ऑनेस्ट। बट यू वुड लाइक टू थिंक कि भाई एक्चुअल लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेगा और सिर्फ अपनी वाइफूस पर ही सिम्प करेगा। वेल दैट्स वेयर यू आर पार्शियली रॉन्ग। जिस मांगा क्लब में वो है उसे ज्वाइन करना चाहती है ये लड़की, जो उसकी वाइफू को उसके ही जितना पसंद करती है और उसे कॉस्प्ले करना चाहती है। Hell, she is even walking around with the cosplay and she starts undressing and changing right in front of him at the first chance she gets। और उसके ऊपर से वो चाहती है कि वो उसके लिए कॉस्प्ले में सेक्सी पिक्चर्स खींचे एंड इससे हमारे सख्त लड़के के अंदर अरमान जाग जाते हैं क्योंकि उसकी वाइफू लिटरली रियल बन गई है। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती, इसके आगे एक्सीडेंट्स भी होते हैं जो सिचुएशंस को और अनकंफर्टेबल बनाते हैं। ऑनेस्टली ये एनिमे चाहता है कि तुम हॉर्नी फील करो। वेल यू नो व्हाट, मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ते हैं। सेक्स सुक्स में कुछ नहीं रखा है, लाइफ मीनिंगलेस है, एंड इट एंड एंड इट विद अ वुमेन। ये आइडियोलॉजी है ओसामू दजाई की, जो एक रिनाउंड राइटर थे और जिन पर बेस्ड एक कैरेक्टर तुमने बुंगो स्ट्रे डॉग्स में भी देखा होगा और हमारे अगले एनिमे में भी इनको फीचर किया गया है। नो लॉन्गर अलाउड इन अनदर वर्ल्ड। एग्जैक्टली तब जब एक शांत नदी किनारे दो प्रेमी अपनी जिंदगी को खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए एक होने जा रहे होते हैं, वहां ट्रक कुन आ जाता है। तुम सोचोगे कि एक नदी के किनारे एक ट्रक क्या कर रहा है? वेल ट्रक कुन एक सर्विस है जो लोगों को इसेकाय करती है और उन्हें दूसरी दुनिया में पहुंचाती है, और ये
हमारे दजाई साहब को भी पहुंचा देती है दूसरी दुनिया में, जहां उन्हें मौका मिलता है एक एडवेंचर पर जाने का, अपनी जिंदगी को रीसेट करने का, खुद को लेवल अप करने का और खुद को अपनी आंखों में उठाने का, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने का और अपनी जिंदगी पर फाइनली विक्ट्री क्लेम करने का। बट ही वांट्स नन ऑफ दैट। ओ मेरे को मरना था यार, ओ कोई मार दो यार मेरे को, ओ कोई मेरे लिए मौत ले आओ यार प्लीज। So yeah, it is going to be a parody on isekai and suicide and somehow also a harem. तुम लोग सोचते होगे ना कि दजाई is literally me, मेरी भी जिंदगी बर्बाद है भाई। Losers, at least he had a lot of sex, unlike you. Suicide Squad Isekai नाम ही enough descriptive है। It is Suicide Squad as an Isekai anime animated by Wit Studio। इसमें काफी well animated fluid action है, काफी सारा फन है जैसा Suicide Squad स्टोरीज में होता ही है, and Harley Quinn। भाई थोड़ा डिजी सा फील हो रहा है, वीडियो को थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं। सोशिमिन हाउ टू बिकम ऑर्डिनरी, अ ब्यूटीफुली एनिमेटेड एनिमे बाय प्रोडक्शन आईजी, जिसे लिखा है होनोबु योनेजावा ने, जो जाने जाते हैं ह्योका के लिए। एंड इफ यू लाइक ह्योका तो तुमको ये भी काफी पसंद आएगा क्योंकि ये एक सिमिलर वाइब देता है। इसमें भी स्मार्ट कैरेक्टर्स हैं, एक स्लाइस ऑफ लाइफ टच है विद अ हिंट ऑफ रोमांस, एंड ऑफ कोर्स मिस्ट्री है जो योनेजावा का फेवरेट टूल है। कैरेक्टर्स के सामने अलग अलग सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स आती हैं एंड वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उनकी तह तक जाते हैं। जो मिस्ट्री एस्पेक्ट को कवर करता है और जो स्लाइस ऑफ लाइफ को कवर करता है, वो पार्ट आता है कैरेक्टर्स की इस डिजायर से कि वो थोड़ा नॉर्मल बनना चाहते हैं। सिमिलर टू जैसे ह्योका में ओरेकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कंजर्व करना चाहता है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी जरूरत नहीं है। तो क्या शोशिमिन के मेन कैरेक्टर्स काबुतो एंड ओसानाई नॉर्मल बन पाएंगे, या स्ट्रॉबेरी टार्ट्स पर हुआ ये अत्याचार उनको एक इविल मास्टरमाइंड बन के दुनिया पर टेक ओवर करने के रास्ते पर भेज देगा? जानने के लिए बने रहिए। द मैजिकल गर्ल एंड द इविल ल्यूटेनेंट यूज्ड टू बी आर्क एनिमीज। मीरा एक इविल ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसे दुनिया पर कब्जा करना है। एक दिन वो दुनिया पर हमला कर रहा होता है और उसका सामना करती है एक सेलर मून जैसी फाइटर मैजिक गर्ल मिमोरी, और जब उनका आमना सामना होता है तो होती है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज। मीरा को मिमोरी से प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। वो बारिश में उसे छाता ऑफर करता है। बेचारी मिमोरी अपनी हीरो गर्ल जॉब से कुछ अच्छा अर्न नहीं कर पा रही है, तो वो उसे केक, चाय, राशन सब कुछ ऑफर करता है। लुक एट दिस ड्यूड, he has completely fallen in love and it is just a sweet little comedic take on that। लिटिल इसलिए क्योंकि इसके एपिसोड्स केवल 12 मिनट के हैं, तो ये काफी छोटा सा फील गुड वॉच साबित हो सकता है। Makene Too Many Losing Heroines, made by A1 Pictures, the studio which has produced Goats After Goats and the studio which has always delivered premium animation, this anime also has an amazing production value। हालांकि मुझे इसका स्टार्टिंग मोनोलॉग काफी फनी लगा था, इन अ बैड वे, जैसे कि ये कोई रोमांटिक टीनेज ड्रामा हो। बट आई विल से कि जैसे जैसे मुझे कॉन्सेप्ट और बेटर समझ आया, मेरा ओपिनियन इसके बारे में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो जैसा कि तुमको पता है कि रोमांस एनिमे में अक्सर लव ट्रायंगल्स होते हैं और हमेशा ही एमसी बड़े विचारों वाली अट्रैक्टिव लड़की को ही पसंद कर लेता है, एंड देन दे लिव देयर हैप्पीली एवर आफ्टर, और उस बेचारी ब्लू हेयर्ड शॉर्ट गर्ल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और अपने प्यार को जाने देना पड़ता है। वेल, ये स्टोरी उसी अबला बेचारी नारी के बारे में है। Our blue-haired girl just got dumped. She can let it go, right? She is not desperate. She won't drink from his straw, right? Please मत पी, 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 please मत। Oh fuck! वैसे वो उतनी भी अबला बेचारी नहीं है, वो खुल के उन दोनों को हेट करती है और बुरा भला भी कहती है। एंड शी इज नॉट द ओनली लूजिंग हीरोइन बिकॉज देयर आर टू मेनी लूजिंग हीरोइंस इन दिस एनिमे। दूसरी भी हमें पहले ही एपिसोड में देखने मिल गई एंड आई एम श्योर बाकी भी आ जाएंगी। पर क्या जरूरत थी एक टीचर का कैरेक्टर डिजाइन एक बच्चे की तरह बनाने की, और ऊपर से वो एक्ट भी बच्चे जैसा ही कर रही है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये एनिमे भी हारिम बन जाए, बट फॉर नाउ इट सीम्स लाइक अ गुड रोम कॉम। आज का आखिरी एनिमे द इल्यूसिव समुराई। तुमको पता है मेरा फेवरेट जॉनरा क्या है? वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस। पर्पसफुल हो या ना हो, मुझे देखने में मजा आता है। एज लॉन्ग एज लोग मर रहे हैं, सर धड़ से अलग हो रहे हैं, खून बह रहा है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स इन द स्टोरी मच। I will eat that shit up।
ये एनिमे समुराई वाले टाइम्स में सेट है, जहां ऑब्वियसली सब कुछ काफी वायलेंट था। स्टोरी फॉलो करती है कामाकुरा शोगुनेट के 8 साल के सक्सेसर तोकियुकी होजो को, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है और ना ही वो सीखना चाहता है, तो वो छुपने और भागने में माहिर हो जाता है ताकि वो ट्रेनिंग को अवॉइड कर सके। एक दिन उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है जब ताकाउजी कामाकुरा शोगुनेट को ओवरथ्रो कर देता है। किंगडम पर हमला हो जाता है, सब लोग मर जाते हैं, पर तोकियुकी बच जाता है बिकॉज हिज डेस्टिनी इज टू बी द इल्यूसिव समुराई एंड सर्वाइव, एंड ताकाउजी की डेस्टिनी है उसे हंट डाउन करना। तो स्टोरी डायनेमिक्स कुछ ऐसे चलेगा। बाकी इसे एनिमेट किया है क्लोवरवर्क्स ने, जो हर प्रोजेक्ट के साथ ये प्रूव कर देते हैं दैट दे आर हियर टू स्ले। हर प्रोजेक्ट का एनिमेशन स्टैंड आउट करता है और एनिमे के हिसाब से एप्ट कलर एंड आर्ट स्टाइल सिलेक्शन भी देखने मिलता है, जो इस एनिमे में भी हमको देखने मिला। कलर्स एंड आर्ट स्टाइल हमें पुराने टाइम्स की याद दिलाते हैं, एंड द एनिमे डज नॉट होल्ड बैक इन शोइंग डेथ एंड violence, which I absolutely love. So this is going to be a must watch from my end. Do check it out. And that is it for this video. काफी लंबी हो गई है तो मैं बस एंड कर रहा हूँ। बस इतने सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक छोड़ देना, और अगर चैनल पर सिमिलर वीडियोस तुमको देखनी है, नेक्स्ट सीजनल वीडियो में मैं इन एनिमे को रैंक भी करूंगा, तो डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।